नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा आज का जो राजस्थान है वो कैसे बना। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि भारत की आज़ादी के ठीक बाद का वो दौर कैसा था, जब कई सारी रियासतों और ठिकानों को एक साथ लाया गया। हाँ, ये कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है। और आसान तो बिल्कुल नहीं थी। मतलब सोचें, 19 रियासतें, फिर वो 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश भी था। इन सबको एक करने में करीब करीब 8 साल 7 महीने और 14 दिन लग गए। बिल्कुल। तो आज हम इसी मुश्किल और दिलचस्प सफर को समझने की कोशिश करेंगे। अलग अलग राजा, उनकी अपनी सोच, अपनी महत्वाकांक्षाएं। और फिर वो बड़ा सवाल, भारत में जाएं, पाकिस्तान में जाएं या आजाद रहें। हाँ बिल्कुल। चलिए खोलते हैं इस कहानी की परतें। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। हाँ। उसकी धारा 8 जो थी, उसने एक झटके में, कह सकते हैं, देसी रियासतों पर ब्रिटिश हुकूमत का कंट्रोल खत्म कर दिया। मतलब वो पुरानी संधियां, वो सब खत्म। हाँ, वो सब खत्म। अब रियासतों के पास आप कह सकते हैं 3 ऑप्शन थे, या तो भारत में शामिल हों, या पाकिस्तान में, या फिर स्वतंत्र रहें। और यहीं पर फिर सरदार पटेल और रियासती विभाग का रोल आता है ना? बिल्कुल। मामला बहुत नाजुक था, तो इसी को संभालने के लिए 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक रियासती विभाग, मतलब स्टेट्स डिपार्टमेंट, बनाया गया। अच्छा। और वीपी मेनन इसके सचिव बने। इनका मेन काम यही था कि भाई रियासतों से बात करो, उन्हें मनाओ और भारत संघ में शामिल करने का रास्ता बनाओ। मैंने सुना है कि इस विभाग ने एक नियम भी बनाया था जिसने शायद कई रियासतों के लिए वो आजाद रहने वाला ऑप्शन मुश्किल कर दिया। हाँ, ये बहुत जरूरी कदम था। रियासती विभाग ने ये साफ कर दिया कि भाई स्वतंत्र वही रह सकता है जिसकी कम से कम 10 लाख की आबादी हो। ओके। और सालाना आमदनी, मतलब इनकम, 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा हो। अच्छा, तो ये तो एक तरह से छोटी रियासतों के लिए सीधा संकेत था कि भाई अकेले रहना तो मुश्किल है। बिल्कुल। राजस्थान के हिसाब से देखें तो कौन सी रियासतें थी जो ये शर्त पूरी करती थीं? राजस्थान में ऐसी सिर्फ 4 रियासतें थी। उदयपुर यानी मेवाड़, जोधपुर यानी मारवाड़, जयपुर और बीकानेर, बस ये 4। तो बाकी 15 का क्या? जाहिर है उन पे दबाव बढ़ गया कि भाई भारत में विलय करो। उनको समझ आ गया कि भविष्य तो किसी बड़े संघ में शामिल होने में ही है। तो उस समय, मतलब आज़ादी के ठीक वक्त, राजस्थान का नक्शा दिखता कैसा था? ये 19 रियासतें, 3 ठिकाने, ये क्या हिसाब था? हाँ, तो कुल 19 रियासतें थीं। इनको सल्यूट स्टेट कहते थे। सल्यूट स्टेट? हाँ, मतलब ब्रिटिश सरकार इनको तोपों की सलामी देती थी। ये उनके रुतबे का निशान था। अच्छा। और ठिकाने? 3 ठिकाने थे। नीमराणा, जो अलवर रियासत में था, आजकल कोटपुतली बहरोड जिले में है। दूसरा लावा, ये पहले जयपुर में था, फिर टोंक में आया, और ये एरिया में सबसे छोटा था। और तीसरा कुशलगढ़, ये बांसवाड़ा रियासत में था और एरिया में सबसे बड़ा। इनको कहते थे नॉन सल्यूट स्टेट या चीफशिप। इनको तोपों की सलामी नहीं मिलती थी। इनको याद रखने का कोई तरीका भी है शायद? हाँ, एक चलता है नकुल, नीमराना, कुशलगढ़, लावा। नकुल, ठीक है। और एक केंद्र शासित प्रदेश भी था। हाँ, अजमेर मेरवाड़ा, वो सीधे अंग्रेजों के कंट्रोल में था। तो ये सैल्यूट और नॉन सैल्यूट, ये सिर्फ सलामी का ही फर्क था या इनके अधिकारों में भी कुछ अंतर था? देखिए, मुख्य रूप से तो ये सम्मान और दर्जे की बात थी। सलामी की गिनती भी अलग अलग थी। जैसे उदयपुर, मेवाड़ को सबसे ज्यादा 19 तोपों की सलामी मिलती थी। वाह। हाँ, उनके पुराने और बड़े रुतबे की वजह से। और सबसे कम मिलती की झालरापाटन यानी झालावाड़ को 13 तोपों की। और नॉन सैल्यूट में ठिकाने तो थे ही, और कौन था? नॉन सैल्यूट में तीनों ठिकाने तो थे ही, साथ में 2 छोटी रियासतें भी थी, शाहपुरा और किशनगढ़। इन्हें सलामी का हक नहीं था, जो शायद उनके छोटे साइज और कम पॉलिटिकल वजन को दिखाता था। इन रियासतों की अपनी पहचान, अपना इतिहास, ये भी तो बहुत अलग अलग रहा होगा। कुछ ऐसी बातें जो इनकी विविधता दिखाती हों? अरे बहुत ज्यादा विविधता थी। आप देखिए, मेवाड़ यानी उदयपुर सबसे पुरानी रियासत मानी जाती है। कहते हैं 6वीं शताब्दी तक जड़ें हैं उसकी। हाँ, मेवाड़ का तो इतिहास ही अलग है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ झालावाड़ सबसे नई रियासत थी, 1838 में बनी। और मजे की बात, इसे अंग्रेजों ने कोटा से अलग करके बनाया था। अकेले रियासत जो अंग्रेजों ने स्थापित की। अच्छा। ये तो दिलचस्प बात है। और साइज वगैरह में? साइज में मारवाड़ यानी जोधपुर सबसे बड़ा था, लेकिन आबादी जयपुर में सबसे ज्यादा थी। और बिचाली शाहपुरा रियासत, वो एरिया और आबादी दोनों में सबसे छोटी थी। और राजा महाराजा, मतलब राजवंश, उनमें भी जरूर बहुत फर्क होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, टोंक अकेली मुस्लिम रियासत थी।
करौली में यादव वंश का राज था। जैसलमेर में भाटी राजपूत थे। भरतपुर और धौलपुर ये जाट रियासतें थीं। ओके। जयपुर और अलवर में कच्छावाहा राजपूत, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ यहाँ राठौड़ वंश का शासन था। अच्छा। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सिरोही यहाँ चौहान वंश के अलग अलग राजा थे। और फिर मेवाड़ यानी उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, बांसवाड़ा, इन पांचों पर गुहेलिया सिसोदिया वंश का राज था। बाप रे, इतनी सारी अलग अलग पहचाने, अलग अलग वंश, इनको एक साथ लाना तो वाकई बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी। क्या इन्होंने इन रियासतों ने भारत में विलय से पहले आपस में कोई ग्रुप बनाने की कोशिश की थी? अपने लेवल पे कोई संघ बनाने का आइडिया? हाँ, कुछ कोशिशें हुई थी, जिनसे पता चलता है कि शुरू में राजा लोग अपनी क्षेत्रीय पहचान को लेकर कितने एक्टिव थे। जैसे मेवाड़ के महाराणा थे भूपाल सिंह, उन्होंने एक राजस्थान यूनियन बनाने की कोशिश की, जिसमें राजपूताना की ज्यादातर रियासतें आ जाएं। अच्छा। कोटा के महाराव भीम सिंह ने सोचा कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ को मिलाकर एक हाड़ौती संघ बना ले। और ऐसे ही डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह ने दक्षिण राजस्थान की रियासतों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का वागड़ संघ बनाने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन ये कोशिशें चली क्यों नहीं? क्या आपस में ही एकता नहीं बन पाई या फिर दिल्ली से प्रेशर ज्यादा था? हाँ, कह सकते हैं, दोनों बातें थी। एक तो सभी राजाओं में पूरी सहमति नहीं बन पाई, लीडर कौन बनेगा इस पर भी सवाल थे। और साथ ही दिल्ली में सरदार पटेल और वीपी मेनन जो थे, उनका रियासती विभाग बहुत क्लियर था। क्या? कि भाई भारत के अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स नहीं चाहिए, एक मजबूत इंटीग्रेटेड देश चाहिए। तो इन क्षेत्रीय संघों के आइडिया को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला और ये कोशिशें कामयाब नहीं हुई। समझ गया। फिर विलय के लिए कानूनी तरीका क्या अपनाया गया? कौन से कागजात पर साइन हुए? देखिए, मेनली दो तरह के दस्तावेज थे। पहला और सबसे जरूरी था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी विलय पत्र। विलय पत्र? हाँ, जो भी रियासत भारत में शामिल होना चाहती थी, उसके राजा को इस पर साइन करना होता था। इसमें मोटे तौर पर रक्षा, विदेश मामले और संचार जैसे सब्जेक्ट भारत सरकार को सौंपे जाते थे। और राजस्थान की सभी रियासतों ने इस पर साइन किया? हाँ, आखिरकार सभी 19 रियासतों ने इसी पर साइन किए। एक दूसरा दस्तावेज भी था, स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट। वो क्या था? वो एक तरह का टेम्परेरी अरेंजमेंट था उन रियासतों के लिए जो फौरन फैसला नहीं ले पा रही थी, कि भाई जब तक फाइनल फैसला ना हो तब तक मौजूदा सिस्टम कुछ टाइम तक चलता रहे। अच्छा, तो इस विलय पत्र पर साइन करने में सबसे पहले कौन आगे आया और किसने सबसे आखिर तक इंतजार किया? सबसे पहले साइन किए बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 को ही कर दिए। शायद वो आगे की हवा को पहचान गए थे। और सबसे आखिर में साइन किए धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह ने 14 अगस्त 1947 को, मतलब भारत की आजादी से ठीक एक दिन पहले। ओह, वो शायद आखिरी पल तक सोच रहे होंगे। हाँ, हो सकता है। महाराजाओं की भावनाएं क्या थीं? अपनी सदियों पुरानी रियासत को छोड़ना, कोई ऐसी यादगार बातें हैं जो उस समय की कश्मकश या मजबूरी को दिखाती हों? हाँ, कुछ बातें तो बहुत मशहूर हैं और उस समय के माहौल को बिल्कुल साफ दिखाती हैं। जैसे बांसवाड़ा के महारावल थे चंद्रवीर सिंह। कहा जाता है कि विलय पत्र पर साइन करते हुए उन्होंने कहा था, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ओह, डेथ वारंट? हाँ, ये दिखाता है कि कई राजाओं के लिए अपनी रियासत की पहचान और सत्ता छोड़ना कितना दुखदायी था। ये तो वाकई दिल को छू लेने वाली बात है। कोई और उदाहरण है? हाँ, बिल्कुल। दूसरी तरफ देखिए, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह। उनका नजरिया एकदम अलग था। उन्होंने कहा, मेरी इच्छा तो मेरे पूर्वजों ने ही निश्चित कर दी थी। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि मेवाड़ का इतिहास तो हमेशा से भारत के साथ जुड़ा रहा है और वो बस उसी परंपरा को निभा रहे हैं। ये उनके गहरे ऐतिहासिक जिम्मेदारी के एहसास को दिखाता है। और एक और बड़ा नाटकीय मोड़ आया था। जोधपुर के जो युवा राजा थे हनुमंत सिंह, उन्होंने शुरू में पाकिस्तान में शामिल होने की इच्छा दिखाई। मोहम्मद अली जिन्ना से मिले भी वो। क्या बात कर रहे हैं? फिर तो दिल्ली में हड़कंप मच गया होगा। अरे बिल्कुल, सरदार पटेल और वीपी मेनन फौरन हरकत में आए। मेनन साहब खुद जोधपुर गए, महाराजा हनुमंत सिंह को समझाया, थोड़ा धमकाया भी शायद, और कुछ रियायतें भी दी। अच्छा। आखिरकार जोधपुर की भौगोलिक स्थिति और वहां की जनता की राय को देखते हुए हनुमंत सिंह भारत में विलय के लिए मान गए। ये घटना दिखाती है कि एकीकरण का रास्ता कितना ऊबड़-खाबड़ था। वाकई। तो चलिए अब उस 7 चरणों वाली प्रक्रिया पर आते हैं जिसने आखिरकार राजस्थान को वो शक्ल दी जो आज है। ये सफर लंबा था। हाँ, बहुत लंबा। पूरे 8 साल, 7 महीने और 14 दिन लगे। 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 तक। बाप रे। हाँ,
और इन 7 चरणों को याद रखने के लिए एक फॉर्मूला जैसा भी है, मापसब सरारवे। मापसब सरारवे, ये क्या है? हर अक्षर एक चरण के नाम का पहला अक्षर है। मा मत्स्य संघ, पा पूर्व राजस्थान, स संयुक्त राजस्थान, ब बृहत राजस्थान, फिर स संयुक्त बृहत राजस्थान, रा राजस्थान संघ और वे वर्तमान राजस्थान। अच्छा, मा पा स ब स रा वे, ठीक है। तो पहला चरण मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, इसमें कौन कौन शामिल हुए और लीडरशिप कैसी रही? इसमें राजस्थान के पूरब की 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। याद रखने के लिए ABCD कह सकते हैं। ABCD, ठीक है। और साथ में नीमराना ठिकाना भी। इन रियासतों में खासकर अलवर और भरतपुर में मेव समुदाय की वजह से कुछ तनाव भी चल रहा था, तो इन्हें एक साथ जोड़कर एक यूनिट बनाना जरूरी समझा गया। अच्छा। धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को इसका राजप्रमुख बनाया गया, मतलब संवैधानिक मुखिया, और अलवर प्रजामंडल के नेता थे शोभाराम कुमावत, वो प्रधानमंत्री बने। राजधानी बनी अलवर और इसका उद्घाटन किया केंद्रीय मंत्री NV गाडगिल ने। और इसका नाम मत्स्य संघ क्यों रखा गया? ये नाम KM मुंशी जी ने सुझाया था। इस इलाके का प्राचीन नाम महाभारत काल में मत्स्य जनपद था, तो उसी से प्रेरणा लेकर। अच्छा, ये तो बढ़िया कनेक्शन है। मत्स्य संघ बनने के ठीक एक हफ्ते बाद ही गाड़ी और तेज चली। इस बार दक्षिण और पूरब की रियासतों पर फोकस था। हाँ, दूसरा चरण पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 बहुत तेजी से हुआ, सिर्फ 7 दिन बाद। इसमें 9 रियासतें शामिल हुईं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और साथ में कुशलगढ़ ठिकाना। 9 रियासतें एक साथ? हाँ, ये उस समय तक का सबसे बड़ा ग्रुप था। और सबसे जरूरी बात, पहली बार राजस्थान शब्द का इस्तेमाल औपचारिक तौर पर इसी संघ के नाम में हुआ, पूर्व राजस्थान संघ। अच्छा। कोटा के महाराव भीम सिंह इसके राज प्रमुख बने और शाहपुरा के गोकुल लाल असावा प्रधानमंत्री। राजधानी कोटा बनी और उद्घाटन फिर से NV गाडगिल ने ही किया। फिर आया तीसरा चरण, संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948। इसमें क्या बड़ा बदलाव हुआ जिसने इस संघ का कद और बढ़ा दिया? हाँ, मेवाड़ के बिना तो बात अधूरी लगती। बिल्कुल। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह शुरू में थोड़ा हिचक रहे थे, लेकिन पंडित नेहरू ने उन्हें आश्वासन दिया, जिसके बाद वो मान गए। उनके आने से इस संघ को बहुत वजन मिला, बहुत सम्मान मिला। तो राज प्रमुख भी वही बने होंगे? हाँ, जाहिर है। महाराणा भूपाल सिंह को ही राज प्रमुख बनाया गया, कोटा वाले भीम सिंह उपराज प्रमुख बन गए और प्रधानमंत्री का पद मिला मेवाड़ के बड़े नेता माणिक्यलाल वर्मा को। और राजधानी उदयपुर शिफ्ट हो गई और इसका उद्घाटन करने खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। वाह! और फिर वो तारीख आई जिसे हम आज भी राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं, 30 मार्च 1949। चौथा चरण, बृहत राजस्थान। ये इतना खास क्यों था? ये वाकई एक मील का पत्थर था, बहुत बड़ा दिन। इसी दिन राजस्थान की 4 सबसे बड़ी और ताकतवर रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर संयुक्त राजस्थान में शामिल हुईं। अच्छा। चारों बड़ी रियासतें एक साथ। हाँ, इनके जुड़ने से ही लगभग आज के राजस्थान का नक्शा सामने आ गया। अब पावर सेंटर एक तरह से जयपुर आ गया। जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया। और मेवाड़ के महाराणा का क्या हुआ? मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को सम्मान देने के लिए एक नया पद बनाया गया, महाराज प्रमुख। ये पद उन्हें जीवन भर के लिए मिला। अच्छा, महाराज प्रमुख। हाँ, और प्रधानमंत्री बने हीरालाल शास्त्री, जो जयपुर के बड़े नेता थे। राजधानी जयपुर को बनाने का फैसला P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर हुआ था। ओके। और इस बहुत ही महत्वपूर्ण चरण का उद्घाटन किया लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसीलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। समझ गया। तो अब राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो बन गया था, लेकिन वो जो शुरू में मत्स्य संघ बना था, वो अभी भी अलग था। उसे कब मिलाया गया? वो हुआ 5वें चरण, संयुक्त बृहद राजस्थान, 15 मई 1949 में। जो पहले चरण में मत्स्य संघ बना था ना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला। हाँ, ABCD वाला। हाँ, वो अब बृहद राजस्थान में मिल गया। शुरू में थोड़ा विवाद था कि मत्स्य संघ यूपी में जाएगा या राजस्थान में, खासकर भरतपुर और धौलपुर को लेकर। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर डॉक्टर शंकर देव राय की अध्यक्षता में कमेटी बनी। उसने लोगों की राय और एडमिनिस्ट्रेशन की सहूलियत को देखते हुए राजस्थान में विलय की सिफारिश की, जिसे मान लिया गया। और लीडरशिप वही रही। राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय,
महाराज प्रमुख भूपाल सिंह, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, और राजधानी भी जयपुर ही रही। इसके बाद आया छठा चरण, राजस्थान संघ, 26 जनवरी 1950। हाँ, इस दिन तो भारत गणतंत्र बना था। तो राजस्थान के एकीकरण पर इसका क्या असर पड़ा? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण तारीख थी। इस दिन राजस्थान को औपचारिक रूप से भारत के संविधान में बी कैटेगरी का राज्य मान लिया गया। बी कैटेगरी? हाँ, उस समय राज्यों की अलग अलग कैटेगरी थी और एक जरूरी रियासत सिरोही, उसका विलय भी इसी दिन हुआ। लेकिन यहाँ एक पेंच फंस गया। क्या पेंच? सिरोही की जो आबू और देलवाड़ा तहसीलें थी, जो माउंट आबू वाला इलाका है, टूरिज्म और स्ट्रेटेजी के हिसाब से बहुत जरूरी, उन्हें गुजरात को दे दिया गया, मतलब तब के बॉम्बे प्रांत को। अरे, इसका तो राजस्थान में बहुत विरोध हुआ होगा। जबरदस्त विरोध हुआ, खासकर गोकुल भाई भट्ट जैसे नेताओं ने बहुत आंदोलन किया। खैर, प्रशासनिक रूप से एक बड़ा बदलाव ये हुआ कि प्रधानमंत्री का पद खत्म कर दिया गया और मुख्यमंत्री का पद बनाया गया। अच्छा, सीएम पोस्ट आ गई। हाँ, और हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मनोनीत, मतलब नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री बने। राज प्रमुख का पद अभी भी बना हुआ था। और आखिरकार 7वां और अंतिम चरण, पुनर्गठित राजस्थान, 1 नवंबर 1956। इसने राजस्थान को वो शक्ल दी जिसे हम आज जानते हैं। बिल्कुल, ये फाइनल टच था। पूरे देश में राज्यों की सीमाएं फिर से तय करने के लिए फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। हाँ, फजल अली कमीशन। उसी आयोग की सिफारिशों पर राजस्थान का फाइनल नक्शा बना। जो मेन बदलाव हुए वो ये थे। पहला, अजमेर मेरवाड़ा का जो इलाका था, जो अब तक सीधे सेंटर के कंट्रोल में था, उसे राजस्थान में मिला दिया गया। दूसरा, लोगों के भारी दबाव और आंदोलन के बाद वो आबू और देलवाड़ा तहसीलें बॉम्बे प्रांत से वापस लेकर राजस्थान में शामिल कर दी गईं। अच्छा, वो वापस मिल गई। हाँ। तीसरा, मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा इलाका राजस्थान को मिला और राजस्थान का सिरोन सब डिवीजन मध्य प्रदेश को दे दिया गया। अदला बदली हुई। ओके। और इसी दिन एक और बड़ा संवैधानिक बदलाव हुआ। राज प्रमुख का पद खत्म कर दिया गया। अच्छा। हाँ, महाराज प्रमुख का पद तो 1955 में महाराणा भूपाल सिंह के निधन के साथ ही खत्म हो गया था और राज्यपाल का पद शुरू हुआ। सरदार गुरमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल बने। आपने 2 समितियों का जिक्र किया था जिन्होंने राजधानी और विलय पर सिफारिशें दी, सत्यनारायण राव समिति और शंकर देव राय समिति। क्या हमें इनके सदस्यों के बारे में भी पता है? हाँ, स्रोत में इसका जिक्र है। पी सत्यनारायण राव समिति, जिसने जयपुर को परमानेंट राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, उसमें अध्यक्ष के अलावा वी विश्वनाथन और बी के गुप्ता सदस्य थे। ओके। और शंकर देव राय समिति, जिसकी सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में हुआ, उसमें अध्यक्ष के अलावा प्रभुदयाल और आर के सिद्धावा शामिल थे। और राज्य पुनर्गठन आयोग? उसमें अध्यक्ष जस्टिस फजल अली थे और उनके साथ हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर सदस्य थे। ठीक है। इस पूरी लंबी प्रक्रिया के दौरान कुछ और छोटी-मोटी मगर दिलचस्प बातें जो उस समय की झलक देती हों? हिसाब से काफी आगे की बात थी। अच्छा। और दूसरी तरफ जैसलमेर जैसी रियासत इस मामले में बहुत पीछे थी। हाँ। एक स्रोत में ये भी लिखा है कि अलवर रियासत ने गांधी जी की हत्या के शोक में स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था। ये शायद 1948 की बात होगी, क्योंकि हत्या जनवरी 1948 में हुई थी। हो सकता है। और टोंक रियासत ने एक अनोखा काम किया था। हाँ। उसने सबसे पहले शिकार पर पाबंदी लगाई थी। वाह, ये तो अच्छी बात है। आपने एकीकरण के दौरान जो प्रधानमंत्री बने, उनको याद रखने का एक सूत्र बताया था। जरा फिर से बताएंगे? हाँ, वो था शोभा गोकुल की मणि और हीरा। शोभा गोकुल की मणि और हीरा। हाँ, ये शुरू के 4 चरणों के प्रधानमंत्रियों के नाम याद रखने में मदद करता है। पहले चरण मत्स्य संघ में शोभाराम कुमावत। ठीक। दूसरे चरण पूर्व राजस्थान में गोकुललाल असावा। गोकुल। तीसरे चरण में माणिक्यलाल वर्मा। मणि। और चौथे चरण से हीरालाल शास्त्री, जो फिर बाद में छठे चरण में मुख्यमंत्री भी बने। शोभा, गोकुल, मणि, हीरा। बढ़िया है। तो ये थी राजस्थान के एकीकरण की कहानी। 7 चरणों में बंटी हुई, लगभग 8 साल तक चली एक मुश्किल लेकिन आखिरकार कामयाब कोशिश, जिसने इतनी बिखरी हुई रियासतों, ठिकानों और अलग-अलग पहचानों को जोड़कर आधुनिक राजस्थान बनाया। ये वास्तव में सरदार पटेल के नेतृत्व और वीपी मेनन की जो प्रशासनिक कुशलता थी, उसी का सबूत है। इसने सिर्फ एक भौगोलिक नक्शा नहीं बनाया, बल्कि अलग-अलग इतिहास, संस्कृति और परंपराओं वाले इलाकों को एक साथ लाकर एक नई पहचान गढ़ी। हाँ। राजाओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं, पुराने झगड़े थे, मतभेद थे, लेकिन आखिर में राष्ट्रीय एकता की भावना और जो प्रैक्टिकल जरूरतें थीं, उन्होंने रास्ता दिखाया। और यहाँ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।
हमने देखा कि इन रियासतों की अपनी कितनी मजबूत पहचान थी। राजाओं की अपनी अलग अलग सोच थी, कोई आज़ाद रहना चाहता था, कोई शायद पाकिस्तान जाने की भी सोच रहा था। फिर भी आखिर वो कौन से गहरे कारण थे? क्या वो सिर्फ भूगोल था, या सांस्कृतिक समानताएं थी, या राष्ट्रीय नेतृत्व का करिश्मा और दबाव था जिसने इन सब को आखिरकार एक साथ आने और भारत संघ में वो भी अपेक्षाकृत शांति से मिलने के लिए प्रेरित किया? इस पर सोचिएगा जरूर।